नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 24 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। निदारुण संशय की आग के घेरे में विजया का चित्त कितना अधिक पीड़ित और उद्भ्रांत हो उठा था, यह वह तब तक ठीक तरह से नहीं समझ सकी जब तक कि उसने अपने को निश्चित रूप से समर्पित न कर दिया। आज सवेरे नींद खुलते ही जान पड़ा कि उसका मन अत्यंत शांत हो गया है, क्योंकि अपने मन में चंचलता का आभास तक उसे ढूंढे नहीं मिला। बाहर देखने पर उसे ख्याल आया कि आकाश श्रावण प्रभात के समान धूसर मेघों के भार से पृथ्वी के ऊपर घुटनों के बल पड़ा है। ऐसे समय में शैया त्याग करना न करना उसे एक सा जान पड़ा। आज वह यह बात सोच ही नहीं सकी कि और दिनों सवेरे नींद खुलने में साधारण सी देर होने पर भी अंतःकरण क्यों व्यथा से लज्जित हो उठता था और क्यों ऐसा लगने लगता था कि बहुत सा समय नष्ट हो गया है। भला उसे ऐसा कौन सा काम है जो 1-2 घंटे बिछौने पर पड़े रहने से चलेगा नहीं। घर में दास दासी भरे हैं, बड़ी भारी जमींदारी सुनियमित रूप से चल रही है। उसका सारा भविष्यत जीवन यदि ऐसे ही आराम से, ऐसी ही शांति से कट जाए तो इसकी अपेक्षा और भली क्या बात है। उसने खिड़की के बाहर दृष्टि फैलाकर देखा। वृक्ष लताओं का हरा रंग तक बदलकर आज न जाने कैसा हो गया है और उनके पत्ते पत्ते तक स्थिर गंभीर हो उठे हैं। अब विश्व ब्रह्मांड में कलह विवाद, तर्क वितर्क, अशांति, उपद्रव कहीं भी कुछ नहीं रह गया है। एक रात के भीतर ही मानो वह बिल्कुल ऋषि मुनियों का तपोवन बन गया है। हृदय में भरे हुए चरम अवसाद को शांति समझकर विजया लकवे से जकड़े व्यक्ति की तरह शायद और भी बहुत देर तक बिछौने पर पड़ी रहती, लेकिन परेश की मां ने आकर शांति भंग कर दी। जो व्यक्ति बड़े सवेरे ही उठ बैठता है वह इतनी देर तक क्यों नहीं उठा, यह जानने के लिए उसने आशंकित चित्त से बार बार पुकारा और जब कमरे के कपाट खुलवा लिए तब छोड़ा। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर विजया नीचे उतर रही थी कि उसने सुना, आज खुद रास बिहारी ही मजदूरों के काम की देखभाल कर रहे हैं। केवल 2 दिन और बाकी हैं। इतने थोड़े समय में ही सारे घर को लीप पोत कर बिल्कुल नया कर देना होगा। विजया ने कुछ पहले ही सोचा था कि पिछली रात को जिस दुरूह समस्या की समाप्ति और चरम निष्पत्ति हो गई है, अब और किसी भी कारण से और किसी के भी द्वारा उससे विपरीत नहीं हो सकता। इसलिए उसके न्याय अन्याय या भले बुरे को लेकर अब वह कोई तर्क वितर्क नहीं करेगी। मंगलमय की इच्छा से यह सब मंगल के लिए ही हुआ है, इस विश्वास में वह संदेह की छाया तक नहीं पड़ने देगी। लेकिन सहसा उसने देखा कि यह संभव नहीं है। यह मन में आते ही कि रास बिहारी नीचे हैं, उतरते ही आमने सामने भेंट हो जाएगी, उसका सर्वांग विमुख हो गया। वह अपने आप ही सीढ़ी से लौट आई। बहुत देर तक बरामदे में टहलते रहने पर भी जब समय नहीं कट सका, तब अकस्मात उससे अपने बाल्य बंधु स्मरण हो आए। बहुत दिनों से किसी से भेंट मुलाकात नहीं हुई, चिट्ठी पत्री भी बंद है। आज उन्हें स्मरण करके वह अपने लिखने पढ़ने के कमरे में चिट्ठियां लिखने के लिए आकर बैठ गई। उसके मन में ना जाने कितनी वेदना संचित हो गई थी। चिट्ठियों के द्वारा उसे ही मुक्त कर देने का यत्न करते हुए वह बिल्कुल मग्न हो गई। किस प्रकार कितना समय कट गया, कितने आंसू उसके बह गए, इसका ध्यान ही उसे नहीं रहा। इतने में परेश की मां ने दरवाजे पर आकर कहा, 1 बज गया दीदी, खाओगी नहीं? घड़ी की तरफ देखकर वह फिर लिखने में मन लगाने जा रही थी कि इतने में परेश की मां ने सलज्ज मृदु कंठ से कहा, अरे मैया, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। और वह तुरंत ही जल्दी खिसक गई। विजया ने चौंक कर मुंह फिराकर देखा। बरामदे के ठीक सामने दूसरी ओर से परेश के पीछे नरेंद्र आ रहा है। इसके पहले और भी कई बार वह ऊपर आया है, पर अपनी इच्छा से इस तरह संवाद किए बिना ही ऊपर चढ़ आ सकता है, विजया यह कल्पना भी न कर सकती थी। उसका मुंह सूखा हुआ था और बड़े बड़े रूखे बाल अस्त व्यस्त हो रहे थे, लेकिन कमरे में पैर रखते ही जब वह बोल उठा, कहिए तो, उस दिन आपने मुझे पहचानना क्यों नहीं चाहा? और एक कुर्सी लेकर बैठ गया। उस समय उसके कंठ स्वर से और उसकी सारी देह हृदय की भाराक्रांत क्लांति ने इस तरह आत्म प्रकाश किया कि विजया क्या उत्तर देती। तो सह वेदना से एकदम चौंक उठी।
उसने व्याकुल व्यग्रता से उठकर पूछा, आपको क्या हुआ नरेंद्र बाबू? तबीयत तो कुछ खराब नहीं हो गई है? नरेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, तबीयत अब ठीक है। बहुत मामूली सा बुखार आया था, लेकिन उसने ही सहसा इतना दुर्बल कर दिया कि इससे पहले आ ही नहीं सका। लेकिन उस दिन मैंने क्या अपराध किया था, सो तो आज बतला दीजिए। परेश खड़ा था। विजया ने उससे कहा, अपनी माँ से जल्दी से कुछ जलपान लाने को कह दे परेश। फिर नरेंद्र से कहा, जान पड़ता है सवेरे से आपने कुछ खाया नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए व्याकुल नहीं। लेकिन मैं तो व्याकुल हूँ, कहकर विजया परेश के पीछे पीछे खुद भी नीचे चली गई। कुछ क्षणों के बाद ही वह जलपान के थाल पर एक कटोरा गर्म दूध रखे हुए उपस्थित हो गई और उसने चुपचाप अतिथि के सामने रख दिया। नरेंद्र ने आहार में मन लगाकर हंसते हुए कहा, आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। दूसरे के मकान में पहचानना भी नहीं चाहती और अपने मकान में इतना अधिक पहचानती हैं कि आश्चर्य होता है। उस दिन की घटना देखकर मैंने सोचा था कि सूचना देने पर शायद आप मिलना भी नहीं चाहेंगी, इसलिए संवाद दिए बिना ही परेश के साथ आकर आपको पकड़ा है। अब देखता हूँ कि ठगा नहीं गया। विजया ने कोई बात नहीं कही। नरेंद्र खुद भी कुछ समय मौन रहकर कहने लगा, मामूली सा बुखार था, लेकिन उसने इतना निर्जीव कर डाला है कि मैं स्वतः आश्चर्य में पड़ गया हूँ। आप लोगों से फिर शीघ्र भेंट होने की संभावना होती तो शायद आज भी ना आता। इस रास्ते से आने में मुझे सचमुच ही बहुत कष्ट हुआ है। विजया वैसी ही निशब्द रही। जान पड़ता है वह बात को ठीक तौर से समझ भी नहीं सकी। नरेंद्र ने दूध का कटोरा खाली करके रख दिया और कहा, आप लोगों ने शायद सुना नहीं, मैंने यहाँ की नौकरी छोड़ दी है। आज जल्दी आने में यह भी एक बड़ा कारण है। और जेब से एक लाल रंग की चिट्ठी निकालकर कहा, आपके विवाह का निमंत्रण पत्र मैंने पा लिया है, लेकिन विवाह देखकर जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा। उसी दिन सवेरे हमारा जहाज कराची से चल देगा। विजया डरकर बोली, कराची से? आप कहाँ जा रहे हैं? नरेंद्र ने कहा, साउथ अफ्रीका। पंजाब की तरफ की एक नौकरी जुटती थी, लेकिन जब नौकरी करनी है तब बड़ी देखकर करना ही अच्छा समझा। मेरे लिए जैसा पंजाब वैसी ही केप कॉलोनी, क्या कहती हैं? अब शायद हम लोगों की और कभी भेंट न होगी। अंतिम बातें जान पड़ता है विजया के कानों में नहीं पड़ी। वह अत्यंत उद्विग्न कंठ से प्रश्न करने लगी, नलिनी क्या राजी हो गई हैं? मैं नहीं समझ सकती कि यदि हो भी गई हो तो आप इतनी जल्दी कैसे जा सकेंगे? क्या उनसे आपने सब कुछ खोलकर कह दिया है? और इतनी दूर जाने की आखिर उन्होंने सम्मति ही कैसे दी? नरेंद्र ने हंसमुख होकर कहा, ठहरिए ठहरिए, अभी तक किसी से सब बातें तो अवश्य नहीं कही गई हैं, लेकिन बात समाप्त हो जाने देने का धैर्य भी विजया में नहीं रहा। वह बीच में ही आग बबूला होकर बोल उठी, यह किसी प्रकार नहीं हो सकता। आप लोग क्या हम लोगों को संदूक बिछाने के समान समझते हैं कि हमारी इच्छा हो या ना हो रस्सी से बांधकर गाड़ी में डाल देते हैं कि हमें जाना ही होगा? यह किसी प्रकार भी न होगा। उनकी असम्मति से किसी प्रकार भी उन्हें इतनी दूर नहीं ले जा सकिएगा। नरेंद्र का मुंह मलिन हो गया। वह विह्वल सा कुछ क्षण स्तब्ध रहकर बोला, मामला आखिर क्या है, मुझे समझाकर तो बताइए। यहाँ आने के पहले दयाल बाबू से भेंट हुई थी। वे भी सुनकर सहसा चौंक उठे और उन्होंने भी इसी प्रकार की कोई आपत्ति उठाई जिसे मैं समझ ही न सका। इतने लोगों के बीच नलिनी के ही मत अमत पर आखिर मेरा जाना न जाना कैसे निर्भर करता है, और वे ही आखिर किस कारण बाधा डालेंगी? मेरे लिए यह सब एक पहेली सी बन गई है। क्या बात है, मुझे खोलकर तो बताइए। विजया ने स्थिर दृष्टि से क्षण भर उसके मुंह की तरफ देखकर धीरे से कहा, उनके साथ क्या आपने विवाह का प्रस्ताव नहीं किया है? नरेंद्र एकदम जैसे आकाश से गिर पड़ा। उसने कहा, नहीं, किसी दिन नहीं। सहसा खून की एक आभा ने विजया के सारे मुंह को लाल कर दिया, लेकिन पलक मारते ही उसने अपने को संवरण करके कहा, नहीं किया, पर करना ही उचित न था। आपका मनोभाव तो किसी से छिपा नहीं है। नरेंद्र अनेक क्षण स्तंभित सा होकर बैठा रहा। मैं सोच रहा हूं कि आखिर यह अनिष्ट किसके द्वारा हुआ। उनके निज के द्वारा तो कदापि नहीं हुआ, क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि यह असंभव है। लेकिन विजया ने पूछा, असंभव क्यों? नरेंद्र ने कहा, सो रहने दीजिए। पर एक कारण तो यह है कि मैं हिंदू हूं और वे ब्राह्मण। इसके सिवा हम लोगों की जाति भी एक नहीं है। विजया ने मलिन होकर कहा, आप क्या जाति मानते हैं? नरेंद्र ने कहा, मानता क्यों नहीं, हिंदू समाज में जाति भेद है। एक जाति वाले के साथ दूसरी जाति वाले का विवाह नहीं होता। यह क्या आप भी नहीं मानती? विजया ने कहा, मानती हूं, लेकिन अच्छा समझकर नहीं मानती।
आप शिक्षित होकर इसे अच्छा कैसे मानते हैं? नरेंद्र हंसने लगा। उसने कहा, डॉक्टरों की बुद्धि कुछ मतवाली सी होती है, खासकर मेरे जैसे लोगों की, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा जीवाणु की तरह की तुच्छ वस्तु देखकर ही समय बिताते हैं। इसीलिए इस मामले में मुझे ना हो तो माफी क्यों ना कर दीजिए। विजया ने समझा नरेंद्र जाति भेद के भले बुरे का प्रश्न कौशल से टाल गया, इसीलिए सूखे मुंह से बोली, अच्छा दूसरी जाति की बात जाने दीजिए, लेकिन जहाँ जाति एक है, वहां भी क्या केवल अलग धर्म मत के कारण आप विवाह को असंभव कहना चाहते हैं? आप काहे के हिंदू हैं? आप तो बहिष्कृत हैं। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए भी कोई ब्रह्म कुमारी विवाह योग्य नहीं है? इतना अहंकार आपको किस लिए है? और यदि यही आपका सच्चा मत है, तो यह बात आपने पहले ही से क्यों नहीं कह दी? बोलते बोलते ही उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्हें ही छिपाने के लिए उसने तुरंत मुंह फिरा लिया। लेकिन वह नरेंद्र की दृष्टि को धोखा नहीं दे सकी। उसने कुछ आश्चर्य में पड़कर ही पूछा, लेकिन इस समय आप जो कह रही हैं, वह मेरा मत नहीं है। विजया मुंह फिराए बिना ही रुंधे गले से बोली, निश्चय से यही आपका सच्चा मत है। नरेंद्र ने कहा, नहीं, यदि आप मेरी परीक्षा करती तो जान पाती कि यह मेरा सच्चा क्यों झूठा मत भी नहीं है। इसके सिवाय नलिनी की बात लेकर आप क्यों व्यर्थ कष्ट पा रही हैं? मैं जानता हूं कि उनका मन कहां बंधा है, और यह भी कि वे ठीक समझ लेंगी कि मैं क्यों पृथ्वी के दूसरे छोर को भाग रहा हूं। इसलिए मेरे जाने का प्रश्न लेकर आप निरर्थक उद्विग्न न हों। विजया ने बिजली की गति से फिरकर कहा, क्या आप समझते हैं कि उनका अमत न होने से ही आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं? नरेंद्र के हृदय में ये बातें बिजली की रेखा के समान कांप उठी, लेकिन साथ ही साथ उसकी दृष्टि टेबल के उस लाल रंग के निमंत्रण पत्र के ऊपर जा पड़ी। वह एक मुहूर्त तक स्थिर रहकर धीरे से बोला, यह ठीक है कि मैं आपका भी अमत होने से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप भी तो मेरी सभी बातें जानती हैं। मेरे जीवन की साध भी आपसे अज्ञात नहीं है। विदेश में वह साध शायद किसी दिन पूरी भी हो सकती है, लेकिन इस देश में इतने बड़े निष्कर्मा दीन दरिद्र के रहने न रहने से कुछ भी क्षतिवृद्धि नहीं होगी। आप मेरे जाने में बाधा मत डालिए। विजया झुके हुए मुंह से क्षण भर निर्वाक रहकर धीरे से बोली, आप दीन दरिद्र नहीं हैं, आपके सब कुछ हैं। इच्छा करते ही सब वापस ले सकते हैं। नरेंद्र ने कहा, इच्छा करते ही तो नहीं ले सकता, लेकिन यह मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा कि आपने वह देना चाहा था। लेकिन देखिए, लेने का अधिकार भी तो होना चाहिए। वह अधिकार मुझे नहीं है। विजया ने उसी प्रकार अधोमुख रहकर ही प्रत्युत्तर दिया, अधिकार क्यों नहीं है? संपत्ति मेरी नहीं है, पिताजी की है। नहीं तो उस दिन उस पर दावा करने की बात आप परिहास के छल से भी मुंह पर न ला सकते। यदि मैं होती तो यहीं पर न ठहर जाती। वे जो कुछ दे गए हैं सब पर जबरदस्ती दखल देती, उनमें से एक तिल भर भी न छोड़ती। नरेंद्र ने कोई बात नहीं कही। विजया भी और कुछ बोले बिना आंखें झुकाई चुपचाप बैठी रही। लगभग 2 मिनट इसी प्रकार की नीरवता में कट गई। उसके बाद अकस्मात एक गहरी लंबी सांस की आवाज से चौंक कर विजया ने मुंह उठाते ही देखा, नरेंद्र का सारा चेहरा न जाने कैसा हो गया है। दोनों की ही 4 नजरें होते ही वह हठात बोल उठा, नलिनी ने ठीक ही समझा था विजया, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मेरे समान इतने अकर्मण्य अपदार्थ आदमी की भी किसी को आवश्यकता हो सकती है, यह मैंने असंभव समझा था और हंसकर उड़ा दिया था। लेकिन सचमुच ही यदि यह असंगत ख्याल तुम्हारे मन में आया था, तो तुमने केवल हुक्म ही क्यों ना कर दिया? मेरे लिए तो इसका स्वप्न देखना भी पागलपन था विजया। आज इतने दिनों के बाद उसके मुंह से अपना नाम सुनकर विजया सिर से पैर तक कांप उठी। वह मुंह पर जोर से आंचल दबाकर उच्छ्वसित रुलाई को रोकने लगी। नरेंद्र ने पैरों की आहट सुनकर पीछे की ओर मुंह फेरते ही देखा, दयाल कमरे में आ रहे हैं। दयाल ने दरवाजे पर खड़े होकर क्षण भर चुपचाप दोनों की तरफ देखा। उसके बाद वे धीरे धीरे विजया के पास आकर उसके सोफे के किनारे बैठ गए और माथे पर दाहिना हाथ रखकर मधुर कंठ से बोले, माँ। उसने उनका आगमन अनुभव कर लिया था और वह प्राणपण से इस लज्जा कर रुलाई को रोकने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उनके करुण स्वर के मातृ संबोधन का फल बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या पता अपने मृत पिता का स्मरण होने के कारण ही उसका धैर्य छूट गया हो। वह पलक मारते ही वृद्ध की दोनों जांघों पर औंधी होकर गिर पड़ी और उनकी गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। दयाल की आंखों से आंसू झर पड़े।
इस संसार में एकमात्र वे ही इस मर्मांतक रोदन का आदि से अंत तक इतिहास जानते थे। विजया के सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए वे कहने लगे, केवल मेरी ही गलती से यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है माँ। केवल मैंने ही यह दुर्घटना घटाई। नलिनी के साथ अभी तक मेरी यही बात हो रही थी। वह सब कुछ जानती थी, लेकिन कौन जानता था कि नरेंद्र मन ही मन केवल तुम्हें ही। लेकिन निर्बोध मैं सब कुछ गलत समझकर और तुम्हें उल्टी खबर देकर इस दुख को घर बुला लाया। अब शायद इसका और कोई प्रतिकार। दीवार की घड़ी में 3 बज गए। तीनों आदमी स्तब्ध हो रहे। उनकी गोद में विजया के दुर्जय दुख का वेग क्रमशः शांत होता आ रहा है। यह अनुभव करके दयाल बहुत देर बाद धीरे धीरे उसकी पीठ पर थपकी देते देते बोले, इसका क्या अब और कोई उपाय नहीं हो सकता बेटी? विजया उसी प्रकार मुंह झुकाए रखकर ही भग्न कंठ से बोल उठी, नहीं नहीं, मरण के अतिरिक्त मेरे लिए अब और कोई मार्ग नहीं है। दयाल कह उठे, छी, लेकिन। विजया ने प्रबल वेग से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसमें अब लेकिन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैंने वचन दिया है, अब उसे मैं नहीं तोड़ सकती दयाल बाबू, मेरे बिना। बोलते बोलते ही फिर उसका गला रुंध गया। दयाल के गले से भी कोई बात नहीं निकल सकी। चुपचाप धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगे। परेश की माँ ने बाहर से लड़के के द्वारा कहलवाया, माँ जी 3 बज गए हैं। संवाद सुनकर दयाल अत्यंत व्यग्र हो उठे और स्नान आहार के लिए स्नेह पूर्वक बार बार अनुरोध करके उसका मुंह ऊपर उठाने का यत्न करने लगे। परेश ने फिर कहा, तुम्हारे ना खाने के कारण कोई भी खा पी नहीं सकता माँ जी। तब आंखें पोंछकर विजया बैठी और किसी की तरफ देखे बिना ही धीमी चाल से कमरे के बाहर हो गई। दयाल ने कहा, नरेंद्र, तुम्हारा भी तो स्नान भोजन अब तक नहीं हुआ है। नरेंद्र अन्यमनस्क होकर न जाने क्या सोच रहा था। उसने मुंह उठाकर कहा, नहीं, तो मेरे साथ घर चलो। चलिए, कहकर बात दोहराए बिना ही वह उठ खड़ा हुआ और दयाल के साथ कमरे से बाहर हो गया। अभी आप सुन रहे थे श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।